यस देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टडी कर रहे थे चैप्टर 3 को, केमिस्ट्री का जो चैप्टर 3 था, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें हमने अभी तक ये स्टडी किया था कि एटम की डिस्कवरी किस तरह से हुई थी, कैसे लोगों ने इसके बारे में सोचा कि जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल होता है उसको क्या नाम देना चाहिए। तो इसकी हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था कि जो भी मतलब कि मैटर है वो किससे मिलकर के बना होगा, पार्टिकल से मिलकर के बना होगा। और एक्चुअल में वो पार्टिकल्स क्या हैं, वो पार्टिकल्स हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जैसे कि वाटर होगा तो वाटर के अंदर H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर के अंदर H2O मॉलिक्यूल्स होंगे, और ये हमें किस फॉर्म में दिखाई देगा, ये हमें मैटर की फॉर्म में दिखाई देगा। इसी तरह से जो एटम्स होते हैं वो भी होते हैं, जैसे कि हीलियम गैस का एटम होता है, आर्गन गैस होती है, गोल्ड, गोल्ड को AU से लिखा था हमने, ऑरम इसका नाम था। तो ये जो एटम्स हैं और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जब इकट्ठे होते हैं काफी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर, बड़े नंबर के अंदर, तो हमें किस फॉर्म में दिखाई देते हैं, हमें मैटर की फॉर्म में दिखाई देते हैं। उसके अलावा इसके बारे में जो सबसे पहले हमने पढ़ा था महर्षि कनाद के बारे में। तो महर्षि कनाद ने इसके बारे में बताया था कि हम लोग अगर मैटर को डिवाइड करते जाएंगे, हमारे पास मान लीजिए एक कोई मेटल का पीस है, तो हम उस मेटल के पीस को डिवाइड करते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, तो सबसे जो छोटा पार्टिकल बचेगा जिसको हम और आगे तोड़ नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसको बोला गया इंडिविजिबल पार्टिकल। तो वो जो इंडिविजिबल पार्टिकल होगा, उस इंडिविजिबल पार्टिकल को क्या बोला जाएगा, उसको एटम बोला जाएगा। और हिंदी में इसको महर्षि कनाद ने क्या बताया था, इसको बोला था परमाणु। ओके, इसके बाद में कुछ और फिलोसफर आए, उन फिलोसफर ने भी किसके बारे में बताया, उन्होंने भी यही बताया कि जो एटम है उसको क्या नहीं कर सकते हम, और आगे तोड़ नहीं सकते, इंडिविजिबल पार्टिकल है। ठीक है, फिर इसके बाद 17th और 18th सेंचुरी के अंदर कुछ केमिस्ट आए, जैसे कि लॉरेंट और इस तरह से, और एक हमने जोसेफ प्रोस्ट के बारे में पढ़ा था, और लेवोइजर। तो लेवोइजर और जोसेफ प्रोस्ट इन्होंने मिलकर के केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज बनाए कि जो केमिकल्स हैं, जो मैटर्स हैं, जो कि मटेरियल हैं, वो कैसे बनते हैं। तो उसमें हमने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो उसमें सिंपल सी बात ये थी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें मास कंजर्व रहेगा, जो उसमें जो मास है वो कंजर्व रहेगा, मतलब कि मास ना तो क्रिएट होगा और ना वो डिस्ट्रॉय होगा। इसका मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शंस में ना तो एटम्स क्रिएट होंगे ना एटम्स डिस्ट्रॉय होंगे। मास किससे, मास किसको मेजर करने के काम में आता है, मटेरियल को, और मटेरियल किससे बना होता है, मटेरियल बना होता है एटम से। तो बेसिकली मास का कम या ज्यादा ना होना, मतलब कि मास का कंजर्व रहना, ना क्रिएट होना ना डिस्ट्रॉय होना, ये इस बात को बताता है कि एटम्स ना तो क्रिएट होंगे ना डिस्ट्रॉय होंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन में। जैसे कि एक सिंपल सी केमिकल रिएक्शन हम देखते हैं, हाइड्रोजन गैस जो है उसको ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में बर्न करते हैं जब हम लोग, तो क्या होता है, इस केमिकल रिएक्शन में वाटर प्रोड्यूस होता है। और ये केमिकल रिएक्शन हम क्यों करवाते हैं, तो आंसर है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। वो एनर्जी हम किसी भी काम में यूज कर सकते हैं, किसी मेटल को मेल्ट करने में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, तो हम लोग ये केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। अब इस केमिकल रिएक्शन में ना तो एटम्स क्रिएट हुए और ना एटम्स डिस्ट्रॉय हुए। देखिए कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के, बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन। दिस इज हाइड्रोजन, हियर आई एम राइटिंग बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, देर आर 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। रिएक्शन से पहले 4 एटम है हाइड्रोजन के, ये 2 इंटू 2 4। देखिए एक्चुअल में हाइड्रोजन जो है वो एक मॉलिक्यूल है, एलिमेंट्स का मॉलिक्यूल है, जिसमें 2 हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े रहते हैं। ओके, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं H2, और मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2H2। 2H2 का मतलब है कि इस तरह के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, दिस इज H2 एंड H2, 2H2। तो यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन कितने रिएक्शन से पहले, 4 है। इसी तरह से ऑक्सीजन की बात करें, सो देयर आर 2 ऑक्सीजन, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन बिफोर रिएक्शन। रिएक्शन से पहले 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन को इस तरह से लिखा जाता है O डबल बॉन्ड O। 2 ऑक्सीजन जुड़ी होती हैं डबल बॉन्ड के थ्रू। डबल बॉन्ड, अच्छा ये सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड क्या होता है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चैप्टर में। इसमें एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, अगर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल बॉन्ड है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो डबल बॉन्ड है।
तो यहाँ पर ये दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और इससे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है। और इससे कौन सा मॉलिक्यूल बनता है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं? O2 से लिखते हैं। तो हमारे आसपास जो भी ऑक्सीजन है 21% हमारे सराउंडिंग में, तो वो यही वाली ऑक्सीजन है, ये मॉलिक्यूल्स है हमारे आसपास सराउंडिंग में, जिसको हम O2 से लिख रहे हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं इस मॉलिक्यूल में? 2 एटम्स हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। तो रिएक्शन से पहले 4 हाइड्रोजन थे और 2 ऑक्सीजन थी। रिएक्शन के बाद भी कितने हाइड्रोजन होंगे? 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। यहाँ पे लिखा हुआ है 2H2O। अब H2O मॉलिक्यूल्स बनेंगे और कितने बनेंगे? तो आंसर है 2 बनेंगे। तो यहां पर ये पहला मॉलिक्यूल बना और ये दूसरा मॉलिक्यूल बना वाटर का, तो इसीलिए तो यहां पर लिखा हुआ है 2H2O। अब ये जो मॉलिक्यूल्स बने हैं इसमें देखिए इसमें कितनी हाइड्रोजन्स हैं? तो आंसर है 4 हाइड्रोजन्स। ये 4 हाइड्रोजन है, तो ये रिएक्शन के बाद में हमने लिख दिया कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर 4 एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर 2। यहाँ पर एक ऑक्सीजन है इस मॉलिक्यूल में और इस H2O के मॉलिक्यूल में भी एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का नंबर है 2। तो रिएक्शन से पहले जितने एटम्स थे रिएक्शन के बाद भी उतने ही एटम्स हैं, ना तो एटम्स क्रिएट हुए ना डिस्ट्रॉय हुए, और इसके बेसिस पर क्या बनाया गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बनाया गया। ओके, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये प्रूफ किया गया। कुछ केमिकल रिएक्शंस मैंने आपको बताई थी जिसमें हम लोग मास को मेजर कर लेते हैं, रिएक्शन से पहले सब्सटेंस का मास और रिएक्शन के बाद में सब्सटेंसेस के मास, जो प्रोडक्ट बनते हैं उनके मास। अच्छा, केमिकल रिएक्शन में हमने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ये 2 वर्ड भी यूज किए थे। जैसे मैंने यहां पर एक केमिकल रिएक्शन अभी लिखी थी 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O and energy is produced in this reaction. The substances which participate in a chemical reaction are called reactants. जो सब्सटेंस क्या कर रहे हैं, किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन के बाद में बनते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको प्रोडक्ट बोला जाता है। सो द सब्सटेंसेस व्हिच आर बीइंग फॉर्म्ड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिएक्टेंट्स के साथ मैच नहीं करेंगी, सो इट इज ए न्यू सब्सटेंस। तो केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि जब भी न्यू सब्सटेंस बनेगा हम बोलेंगे कि वहां पर क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर ये नया सब्सटेंस बना है H2O, इसकी प्रॉपर्टीज ना तो हाइड्रोजन गैस से मैच करेंगी ना इसकी प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन गैस से मैच करेंगी, तो ये एक नया सब्सटेंस हो गया, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? प्रोडक्ट बोल रहे हैं। ओके, इसके बाद हमने नेक्स्ट लॉ पढ़ी थी, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसमें हमने ये देखा था कि जब भी कोई भी एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो वो एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं। जब भी 2 एलिमेंट्स मिलकर के, 2 या 3 एलिमेंट्स मिलकर के कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं, कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, सो दे आर ऑलवेज कंबाइनिंग इन ए फिक्स प्रोपोर्शन। वो हमेशा एक फिक्स प्रोपोर्शन में ही जुड़ेंगे। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग लेकर के चलते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो इसका जो रेशियो था वो रेशियो हमने स्टडी किया था 1:8। 1:8 क्यों स्टडी किया? क्योंकि H2O मॉलिक्यूल ये होता है, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ी होती हैं। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 यूनिट होता है, इस हाइड्रोजन का मास भी कितना है? 1 यूनिट। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो इनका मास आएगा 2 यूनिट। रेशियो ऑक्सीजन का मास होता है 16 यूनिट, ये यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा, 2 और 16 इनको हम लोग कैंसिल करेंगे 2 से, सो इट विल बी 1:8। सो दिस इज द रेशियो बाय मास, ये मास का रेशियो है। तो जब भी सब्सटेंसेस बनेंगे कैसे बनेंगे? तो आंसर है एलिमेंट्स कंबाइन होंगे। जब 2 एलिमेंट कंबाइन होंगे तो एक नया प्रोडक्ट बनेगा। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब जुड़ते हैं तो हमेशा 1:8 में जुड़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 2 ग्राम हाइड्रोजन को बर्न करेंगे, अगर आपके पास 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस है तो इसको बर्न करने के लिए आपको कितनी ऑक्सीजन गैस की जरूरत पड़ेगी? तो आंसर है 16 ग्राम ऑक्सीजन। 2 ग्राम हाइड्रोजन को बर्न करने के लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन की नीड होगी। इसको बर्न करने के बाद कितने ग्राम वाटर बनेगा? तो आंसर है 18 ग्राम। तो रिएक्शन से पहले ये जो हाइड्रोजन गैस थी
ये थी 2 ग्राम, और ऑक्सीजन गैस कितनी ली हमने 16 ग्राम। आफ्टर रिएक्शन द वाटर विल फॉर्म्ड हाउ मच वाटर, सो दिस विल बी 18 ग्राम। तो रिएक्शन से पहले देख लीजिए टोटल मास कितना है 2 + 16, 2 ग्राम हाइड्रोजन लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन लिए, तो टोटल मास है रिएक्शन से पहले 18 ग्राम। रिएक्शन के बाद जो वाटर बना हमने उसके मास को मेजर किया, उसका मास मिला 18 ग्राम। उसका मास कितना मिला 18 ग्राम। तो रिएक्शन से पहले टोटल मास कितना है 18 ग्राम, और रिएक्शन के बाद भी टोटल मास कितना है 18 ग्राम है। तो यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी फॉलो हो रहा है, ओबे हो रहा है ये लॉ भी, और उसके साथ साथ ये एक फिक्स रेशियो के अंदर कंबाइन हो रहे हैं, दैट रेशियो विल बी 1:8। ओके, तो ये था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसके और भी एग्जांपल थे, जैसे NH3 अमोनिया के बारे में हमने पढ़ा था। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का क्या रेशियो रहता है? अमोनिया जिसको हम लोग किससे लिखते हैं NH3 से लिखते हैं। ये क्या है? तो आंसर है ये एक कंपाउंड है। इट कंसिस्ट्स ऑफ same elements, it consists of same elements nitrogen and hydrogen, nitrogen and hydrogen combined together in a fixed ratio of 14:3 by मास। ये मास का रेशो बता रहा हूं मैं आपको। इसके जब भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होंगे किस रेशो में 14:3 में कंबाइन होंगे, तो क्या बनेगा? तो बनेगा अमोनिया। जैसे कि 14 ग्राम अगर हम नाइट्रोजन गैस लेंगे, मैंने यहां पर नाइट्रोजन गैस ली 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस, एंड हाइड्रोजन गैस इज 3 ग्राम। तो जब ये बर्न होंगे, इनकी रिएक्शन होगी, रिएक्शन के बाद में जो अमोनिया गैस बनेगी वो कितने ग्राम बनेगी? तो आंसर है 17 ग्राम। तो हमें 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस लेंगे तो 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस लेनी पड़ेगी, ताकि इसका रेशो 14:3 ही रहे और ये 14:3 में ही कंबाइन हो। तो 14 ग्राम नाइट्रोजन 3 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करती है और 17 ग्राम क्या बनाती है? NH3 बनाती है, अमोनिया बनाती है। ओके, सो दिस इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। फिर इसके बाद में हमने स्टडी किया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखिए जॉन डाल्टन ने क्या किया, अपनी एटॉमिक थ्योरी दी इन द फॉर्म ऑफ पोस्टुलेट्स। कब दी थी? तो आंसर है 1808 में। 1808 में, और इन्होंने अपनी जो थ्योरी दी थी वो किस फॉर्म में दी थी? तो आंसर है पोस्टुलेट्स की फॉर्म में दी थी। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? पोस्टुलेट्स होती है थ्योरी विदाउट एनी प्रूफ। जस्ट उनकी एक थ्योरी थी, उन्होंने बोला कि मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, मैं ऐसा सोचता हूं, आपको मानना है तो मानिए। तो जॉन डाल्टन ने 1808 में अपनी एटॉमिक थ्योरी दी और उसका नाम क्या रखा गया? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और वो एटॉमिक थ्योरी किस फॉर्म में थी? पोस्टुलेट्स की फॉर्म में थी। वो एटॉमिक थ्योरी किस फॉर्म में थी? तो आंसर है पोस्टुलेट्स की फॉर्म में थी। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था? फर्स्ट पोस्टुलेट उन्होंने ये बताया कि जो मैटर है, जो सब्सटेंसेज हैं, वो किससे मिलकर के बने होते हैं? टाइनी पार्टिकल्स। ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। और वो टाइनी पार्टिकल्स क्या होते हैं? वो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं एटम्स। तो दूसरी बात उन्होंने बताई एटम्स के बारे में। जो एटम्स हैं, एटम्स आर द इनडिविजिबल पार्टिकल्स, स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल।
दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएंगे तो लास्ट में एक ऐसा पार्टिकल बचेगा जिसको हम और आगे तोड़ नहीं सकते हैं। उस पार्टिकल को उन्होंने क्या बोला? उसको उन्होंने एटम बोला। ओके, दिस इज द सेकंड पोस्टुलेट अबाउट द एटम। तीसरा, थर्ड, उन्होंने ये बताया कि अगर जो एटम्स हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, atoms of same element have same properties, have same properties। इसके बाद फोर्थ पोस्टुलेट उन्होंने ये बताई, atoms of different elements, atoms of different elements have different properties। ओके, नेक्स्ट पोस्टुलेट, लास्ट फिफ्थ। देखिए इन्होंने, देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, पूरा नहीं लिख रहा हूं। एटम्स कंबाइन इन ए फिक्स प्रोपोर्शन, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। ओके, तो जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में फर्स्ट ये था कि जो भी मैटर है वो टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता है और उन टाइनी पार्टिकल्स को एटम बोलते हैं। और एटम क्या होता है? सेकंड पोस्टुलेट, एटम स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल है जिसको और आगे तोड़ा नहीं जा सकता, दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। थर्ड, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव सेम प्रॉपर्टीज। इन्होंने बोला कि अगर मैं दो एटम लूं और वो दोनों सेम एलिमेंट के, जैसे कि मैंने पहला एटम लिया हाइड्रोजन और दूसरा एटम भी लिया हाइड्रोजन का, और ये दोनों सेम एलिमेंट के हैं, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, तो उन्होंने बोला इन दोनों की प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, इनका मास भी सेम होगा, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। ओके, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। एक एटम लिया हाइड्रोजन का और दूसरा एटम लिया ऑक्सीजन का, तो ये दोनों एटम्स कौन से एलिमेंट के हैं? तो आंसर है डिफरेंट एलिमेंट्स के। ये दोनों एटम्स कौन से एलिमेंट के? डिफरेंट एलिमेंट्स के। तो ये वाला जो एटम है ये हाइड्रोजन है और ये वाला जो एटम है ये ऑक्सीजन है, तो दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं, तो दोनों की प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी। इसका मास होता है 1 यूनिट, इसका मास होता है 16 यूनिट। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पे केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड की जाती है। इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पे क्या डिसाइड की जाती है? केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये दोनों एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है मास, इसका मास होगा 1 यूनिट, इसका मास होगा 16 यूनिट, तो दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग है। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब है केमिकल रिएक्शन, ये अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस के साथ केमिकल रिएक्शन करेंगे और इसकी केमिकल रिएक्शन थोड़ी डिफरेंट होंगी, अलग होंगी, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये बातें हमें समझ आ गई। सेम एलिमेंट के एटम है तो सेम प्रॉपर्टीज हैं, और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम है तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। और जो एटम्स हैं वो हमेशा कंबाइन होते हैं फिक्स प्रोपोर्शन में, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा कंबाइन होंगे 1:8 में, हमेशा कंबाइन होंगे किसमें? 1:8 में। ठीक है, ये सारी बातें समझ आ गई, लेकिन इनके ड्रॉबैक्स हैं। ये जो भी पोस्टुलेट्स मैंने लिखे हैं, ये 5 पोस्टुलेट्स लिखे हैं, इन 5 पोस्टुलेट्स के ड्रॉबैक हैं। देखिए फर्स्ट पोस्टुलेट तो बिल्कुल ठीक है, जो मैटर है वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बना होता है और उन टाइनी पार्टिकल्स को एटम्स बोलते हैं। एटम्स क्या होते हैं? इनडिविजिबल पार्टिकल, स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल्स, ये बोला था जॉन डाल्टन ने। स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल, स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल। तो ये पोस्टुलेट तो गलत है। जो एटम है वो स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं है, एटम को भी आगे तोड़ा जा सकता है। जब हम एटम को तोड़ेंगे तो उसके अंदर से क्या मिलेगा? तो उसके अंदर से हमें 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलेंगे। फिर से सुन लो क्या बोल रहा हूं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब कि जिनसे एटम बना हुआ है। तो हम जब एटम को तोड़ते हैं तो उसके अंदर से प्रोटॉन्स निकलते हैं,
उसके अंदर हमें और कौन से पार्टिकल्स मिलते हैं, उसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, उसके अंदर हमें न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। तो ये जो सेकंड पोस्टुलेट थी ये तो गलत हो गई। उन्होंने बोला कि एटम तो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल है दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, जिसको और आगे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन अभी के एक्सपेरिमेंट्स में हम एटम को तोड़ करके देख चुके हैं कि एटम भी आगे तोड़ा जाए तो और छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके अंदर से निकलते हैं। तो एटम डिविजिबल पार्टिकल है, उसको तोड़ा जा सकता है। किसमें? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स में तोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज। ये पोस्टुलेट भी गलत है, ये भी इसकी ड्रॉबैक है। देखिए जो पोस्टुलेट्स आज के जो भी हमने रूल्स हैं बनाए हैं उनको सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो हम बोल रहे हैं कि ये इनकी ड्रॉबैक्स है। इन्होंने ये बताया कि जो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज, जरूरी नहीं है। सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट के एटम्स हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज अलग अलग हो सकती हैं। ये हम लोग आइसोटॉप्स में स्टडी करेंगे। किसमें स्टडी करेंगे? आइसोटॉप्स में। देखिए, एक हाइड्रोजन तो ये होता है जिसमें एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, दिस इज हाइड्रोजन। इसके अलावा एक हाइड्रोजन ये होता है जिसमें एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, ये न्यूक्लियस होता है इसका, और फर्स्ट ऑर्बिट में होता है एक इलेक्ट्रॉन। ये वाली जो हाइड्रोजन है इसका मास होता है 1 यूनिट, ये वाली जो हाइड्रोजन है इसका मास होता है 2 यूनिट, लेकिन है दोनों ही हाइड्रोजन। दोनों ही क्या है? हाइड्रोजन। दोनों को हाइड्रोजन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो प्रोटॉन से डिसाइड होता है। अगर इसमें एक प्रोटॉन है तो इसको हाइड्रोजन बोलेंगे, अगर इसमें भी एक प्रोटॉन है तो इसको भी हाइड्रोजन बोलेंगे। ये हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम ही है, लेकिन इसके न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन है, तो इसकी वजह से इसका मास 2 यूनिट है। अब देख लीजिए, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, तो ये भी हाइड्रोजन एलिमेंट है, ये भी हाइड्रोजन एलिमेंट है, और ये दो एटम है। तो इन्होंने बोला कि इनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, नहीं, प्रॉपर्टीज अलग आ रही है। इसका मास 1 यूनिट है, उसका मास 2 यूनिट है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी ना। तो ये वाली पोस्टुलेट क्या है? ये इसकी ड्रॉबैक है। आइसोटॉप्स में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सेम एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अभी हमने क्या स्टडी किया था कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे, जैसे कि एक एटम हाइड्रोजन का है, एक एटम ऑक्सीजन का है, इसका मास 1 यूनिट होता है, इसका मास 16 यूनिट होता है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी। अगर एटम्स अलग अलग एलिमेंट के हैं तो प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी, जरूरी नहीं है। जैसे कि नियोन 11Ne22 ऐसा लिखा जाता है नियोन को, और सोडियम, सॉरी इट इज 10, सोडियम को लिखा जाता है 11Na22। ये जो नियोन एटम है और ये वाला जो सोडियम एटम है, इसका मास भी 22 यूनिट होता है, और इसका मास भी कितना होता है? इसका मास भी 22 यूनिट होता है। तो ये दोनों एटम्स क्या हैं? डिफरेंट एलिमेंट्स के। एक एलिमेंट है नियोन और दूसरा एलिमेंट है सोडियम। सोडियम का सिंबल Na लिखा है क्योंकि इसको नाइट्रियम बोला जाता है। दिस इज नियोन एंड दिस इज सोडियम। तो दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं, दोनों अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज तो सेम आ रही हैं। इसका मास भी 22 यूनिट है, उसका मास भी 22 यूनिट है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज सेम भी हो सकती है। तो ये जरूरी नहीं है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज सेम भी हो सकती हैं। लास्ट वन, एटम्स कंबाइन इन ए फिक्स प्रोपोर्शन। जो एटम्स हैं वो हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में जुड़ते हैं। अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में ही जुड़ते हैं, जरूरी नहीं है ये भी। जैसे कि H2O के बारे में आपने पढ़ा, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो क्या बनाते हैं? तो ये H2O का फॉर्मेशन करते हैं। और हमने पढ़ा कि ये हमेशा किस रेशो में कंबाइन होते हैं? ये 1:8 में कंबाइन होते हैं, जरूरी नहीं है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ेगी तो ऐसा भी हो सकता है कि क्या बने? H2O2 बने, दैट इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसको क्या बोला जाता है? इसको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोला जाता है। और इसमें देखिए क्या रेशो आएगा, इसका रेशो मैं आपको बताता हूं। 2 and 32 यूनिट 1:16। यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंबाइन होने का रेशो कितना आएगा?
1:16 आएगा। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:8 में कंबाइन होती है तो वाटर बनता है, और 1:16 में कंबाइन होते हैं तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो ये भी जरूरी नहीं है कि जो हमेशा एलिमेंट्स हैं वो फिक्स प्रोपोर्शन में ही जुड़ेंगे, वो मल्टीपल प्रोपोर्शन में भी जुड़ सकते हैं, और ये लॉ आपके सिलेबस में नहीं है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसलिए हमने इसको स्टडी नहीं किया। लेकिन ये पोस्टुलेट जो है ये एक इसका ड्रॉबैक है। इसका ड्रॉबैक क्या बताया मैंने ये बताया कि जॉन डाल्टन ने जो पोस्टुलेट्स दिए ना, ठीक है, वो पोस्टुलेट दे दिए, लेकिन इन पोस्टुलेट्स के ड्रॉबैक है, इनमें कमियां हैं, मतलब कि इनके अंदर क्या है, जो इन्होंने स्टेटमेंट लिखे हैं उसमें कमियां हैं। तो एटम्स हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं जुड़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शंस के अंदर वो कंबाइन हो सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। तो कल हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे जहां पर हमने इसको छोड़ा था। मैं आपको मॉलिक्यूल्स के बारे में बता रहा था, तो हम लोग मॉलिक्यूल से स्टार्ट करेंगे, और एटॉमिक मास को मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा दूंगा। एटॉमिक मास AMU के बारे में हमने जो स्टडी किया था,